चलो लेट स्टार्ट। MTP 2 करते हैं सर। फर्स्ट वाली MTP मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दी है सर, ये सेकेंड MTP है। ठीक, लेट स्टार्ट करते हैं सर। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेजेस था कि सर आप MTP कब सॉल्व कराओगे, हम वेट कर रहे हैं आपके MTP सॉल्व करवाने का। तो फाइनली चलो लेट स्टार्ट। केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका क्या होता है, पहले आके नीचे क्या करना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है भाई, टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, which are the life insurance policy in respect of which Saksham would be eligible for exemption under 1010D in respect of the maturity proceed. Choose the option which is most beneficial to Mr. Saksham. देखना पड़ेगा वो तो ऊपर। ठीक है, what would be your answer to MCQ1 if Saksham surrender LIC A in assessment year 2829 and claimed exemption under section 1010D in respect of such LIC? The information is only for the purpose of this MCQ. तो ये सिचुएशन बेस्ड है, वो अपन ऊपर सिचुएशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। What is the amount of deduction? भाई हमसे डिडक्शन पूछा है, LIC दिख गया हमें, डिडक्शन दिख गया सर। ठीक है, टू सक्षम अंडर चैप्टर 6 से if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime. ऑब्वियस सी बात है सर, अगर 115 BSc लेगा तो पढ़ ही क्यों रहे हो डिडक्शन। ठीक, फिर हमसे पूछ रहा है सर टोटल इनकम भी बता दो सर ऑप्शनल टैक्स रिजिम के अंदर। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है टैक्स लायबिलिटी भी बता दो अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल स्कीम। अबे सब तो पूछ दिया, एक ही क्वेश्चन में और बचे नहीं। ठीक, सब तो पूछ दिया हमसे। चलो और पढ़ते हैं, आंसर ढूंढते हैं सर। देखो, Mr. Saksham, age 50 years, is the CEO of XYZ Enterprises Private Limited. During the previous year 25-26, he has earned the following income. ठीक है, तो हमें तो सर टोटल इनकम दोनों तरीके से निकालना है, टैक्स लायबिलिटी भी निकालना है। एक काम करते हैं, पेज ऐड करते हैं और निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं रफ टाइप से निकालूंगा क्योंकि हमें एकदम कोई ऐसा फेयर कुछ चाहिए नहीं होता है सर। ठीक है, 115 BSc के हिसाब से सबसे पहले बात आती है सैलरी की। कितनी थी, 25 लाख थी ना, नहीं 45 लाख है सर। सर 45 लाख है, 1 2 3 4 5 6 हो गया सर, 45 लाख है। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लो। नॉर्मल प्रोविजन में तो 50,000 माइनस करना, यहाँ 75,000 माइनस करना सर। ये कितना आ जाएगा, 45 लाख में 50,000 गया, 44,50,000 सर। और सर 45 लाख में 75,000 गया, 44,25,000। ठीक है, ये तो सैलरी का हो गया। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर STT पेड दिया हुआ है अमाउंटिंग टू ₹6,54,000। क्या किसी स्टूडेंट को ये क्लिक कर रहा है कि ये 112A की बात कर रहे हैं? और अगर 112A की बात कर रहे हैं तो मेरे भाइयों हमारे पास 1,25,000 की एग्जेम्पशन भी रहती है। ठीक है, तो अभी तो हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 6,54,000 है, 6,54,000 है। जब हम टैक्स निकालेंगे तो 1,25,000 माइनस कर लेंगे और टैक्स निकाल लेंगे सर। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। उसके बाद डिविडेंड दिया हुआ है 12 लाख का। चलो डिविडेंड लिखेंगे सर, डिविडेंड सर 12 लाख। ठीक है, उसके बाद कहानी बढ़ती है इंटरेस्ट। SBI का भी है, फिक्स डिपॉजिट भी है, सेविंग है, फिक्स डिपॉजिट भी है। इसकी एज 50 ईयर्स है सर। तो डिडक्शन याद रखना है अपन को, कौन सी याद रखना है सर, ATTTA। अब तो थोड़ा सा एक रिमेम्बरेंस और क्वालिटी होना चाहिए सर, सेकेंड MTP कर रहे हो, बहुत कुछ कर चुके हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी तो मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ सर। इंटरेस्ट कितना कितना था, 16 और 45 था ना, 45,000 प्लस 16,000, ये आ गया सर 61,000 का इंटरेस्ट। ठीक है, अब अपन इंटरेस्ट लिखने के बाद मैं थोड़ा सा गैप देता हूँ और यहाँ पर डिडक्शन भी लिख लेता हूँ सर। ठीक है, डिडक्शन ATTTA सर, यहाँ पर आ जाएगा 10,000, यहाँ डैश। 115 BSc में डिडक्शन नहीं मिलती सर।
मिस्टर सक्षम हैड मेड द, देखो जो मैं पढ़ते जा रहा हूँ उसका ट्रीटमेंट करते जा रहा हूँ, ऐसे ही किया करो, एग्जाम में डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस टेकन फॉर हिज फैमिली। स्पाउस का मिल जाएगा सर, बाय चेक दिया है। मदर का मिल जाएगा सर, 70 ईयर्स की एज है सर, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सर 5000 मिलता है, दोनों का मिला के मैक्सिमम कितना मिलता है 5000, तो 5500 नहीं मिलेगा, 5000 मिल जाएगा सर। मिस्टर सक्षम ऑल्सो इंकर्ड मेडिकल एक्सपेंस बाय क्रेडिट कार्ड ऑफ 17,000 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मदर। नहीं सर, ये मेडिकल एक्सपेंस नहीं लेंगे हम, मम्मी का अपना मेडिकल प्रीमियम लेंगे सर, क्योंकि वो वाला अमाउंट ज्यादा है सर। एंड 27,000 फॉर हिज फादर, हाँ ये ले लेंगे सर। तो एक बात समझो, मम्मी का ये और पापा का ये दोनों मिला के मैक्सिमम 50,000 हो सकता है, ये तो हमें पता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5500 है, जो कि हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 5000। अच्छा, हमारी एज, जैसे मेरी वाइफ है 47 ईयर्स की एज है, तो हमें मैक्सिमम कितना मिल सकता है 25,000 मिल सकता है। तो क्या ये 5000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैं ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल लिमिट अभी एक्सीड नहीं की है, ओवरऑल लिमिट एक्सीड नहीं की है सर। यहां पर मेरे पास 25K की लिमिट है, और मम्मी पापा को मिला के मेरे पास लिमिट कितने की है सर 50K की है। तो यहां पर तो 50K की लिमिट एक्सीड कर जाएगी, दोनों को आप ऐड करके चेक कर लो, बट यहां लिमिट एक्सीड नहीं किए, नहीं किए तो हम ये 5000 का बेनिफिट वहां पर ले सकते हैं। एक स्टूडेंट ने बोला सर एक बात बताइए, मान लीजिए अगर यहाँ पर वाइफ और मदर का अलग अलग दिया होता प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, तो उस केस में क्या आप पूरे 5000 का बेनिफिट ले पाते? नहीं, नहीं ले पाता। उस केस में मदर वाला पार्ट जो रहता वो मैं नहीं ले पाता, क्योंकि मम्मी वाला पार्ट ऑलरेडी 50,000 से ऊपर एक्सीड कर गया सर, मम्मी पापा का मिला के। बात समझ आई? मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत कराए, बहुत कराए प्रैक्टिस बैच में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार कंफ्यूज करते हैं सर, फिर हमसे गड़बड़ भी हो जाती है सर, ठीक। तो 80D में कितना कितना बेनिफिट हो जाएगा सर? 80D की बात करूं तो वाइफ का हो जाएगा, रुको, वाइफ का 13,500 प्लस 5,000, फिर आ जाएगा पेरेंट्स का 50,000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 13,500 प्लस 5,000 प्लस 50,000, ये आ जाएगा सर 68,500। ये 80D की डिडक्शन है सर, 80D 68,500, यहाँ तो कुछ आना नहीं है सर। उसके बाद आगे देखो सर और क्या दिया हुआ है, अब लाइफ इंश्योरेंस के बारे में दिया हुआ है, देखो इससे रिलेटेड तो नीचे हमारे क्वेश्चंस भी है सर। तो डेट ऑफ इशू दिया हुआ है सर, हमने सीखा था सर 1/4/2023 के पहले पहले सर 10/10D में जो कंडीशन दी हुई थी वो सिर्फ 10% वाली थी 1/4/2023, और उसके बाद उन्होंने बोला सर 10% प्लस 5 लाख से ऊपर प्रीमियम नहीं जाना चाहिए। वो कब कहानी हुई है 23 और 23 के बाद से। उसके पहले सिर्फ हम कितना चेक करते थे 10%, कौन से सेक्शन में सर 10D में चेक करते थे, ठीक है, ताकि मैच्योरिटी में जो भी प्रोसीड मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। मतलब हमारा प्रीमियम 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर 1/4/2023 के पहले है, और अगर 23 या उसके बाद है तो 10% प्लस 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? आओ तो सर एक्स वाली पॉलिसी के लिए ये तो 40,000, देखो सम एश्योर्ड कितना है, देखो 5 लाख, उसका 10% 50,000, ये 40,000 विद इन द लिमिट है, इसके लिए हम एग्जेम्पशन 10/10D में क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं वाई की बारी। वाई में देखो सर सम एश्योर्ड 33 लाख है, उसका 10% 3,30,000 होता है, ये तो 3 लाख ही दे रहा है सर, इसकी भी बेनिफिट हम क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, चलो जेड, जेड के साथ सर कितना प्रीमियम, सम एश्योर्ड कितना 25 लाख, प्रीमियम कितना पे किया 2 लाख सर, 10% से कम है, हाँ सर 10% से कम है, पर ये दोनों को मिलाऊंगा तो सर कितना आ जाएगा प्रीमियम 5 लाख। हम मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं 5 लाख, तो सर ये वाला भी बेनिफिट मैं ले लूंगा सर 10/10D में। समझ आई कहानी? एक्स तो मैं ऐसे ही ले लिया, वाई और जेड के प्रीमियम में लिमिट आ गई 5 लाख की। अब जब मैं ए के तरफ गया तो सरकार ने बोला भैया ए को तो अब आप देखो भी मत। मतलब वाह, क्यों ना देखूं? सरकार बोली आपने ये जो 5 लाख की बेनिफिट है ना लिमिट,
वो आपने क्लेम कर लिया है। अब आपको सर ए के केस में 10 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो आखिरी में मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड मिलने वाला है वो टैक्सेबल होगा। तो पहला क्वेश्चन वही पूछा था आपसे। अच्छा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो कवर ही नहीं है सर इसमें, तो इसको साइड करो। अब इसमें हमसे पूछ रहा था कि सर विच इज द मोस्ट बेनिफिशियल, तो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। एक स्टूडेंट बोला सर एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता था जेड और ए का मिला के? मैं बोला बना सकता था, पर देख जेड और ए का मिला के बनाता तो कितने का बेनिफिट ले लेता? 4,50,000 का। पर तूने वाई और जेड को मिला के बनाया तो कितने का बेनिफिट ले लिया? 5 लाख का। स्मार्ट होना चाहिए ना सर, जब 5 लाख की लिमिट है तो पूरा 5 लाख का बेनिफिट लूं, क्यों 4,50,000 का लूं? गधा थोड़ी को यार, स्मार्ट हूं। समझ आई बात? ये बैठा सबके दिमाग में, इसलिए अपन ने एक्स वाई जेड। इसी के बेसिस में सेकंड क्वेश्चन भी था सर कि देखो इफ सक्षम सरेंडर LIC ए, देखो आओ आओ आओ, इसकी बात कर रहा है सर ए, जिसको अभी अपन ने इग्नोर किया था। इन assessment year 28-29 and claimed exemption under 10(10)(d) in respect of such LIC। ओ भाई साहब ध्यान दीजिएगा सर, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। इन्होंने बोला प्लीज, जो मैं आपको अभी सिखा रहा था ना कॉम्बिनेशन, देखो नीचे उसका क्वेश्चन मिल गया। इन्होंने बोला भाई सुनो, सक्षम बोलता है कि मैं ए वाली पॉलिसी को तो कंसिडर करूंगा ही। तो मैं बोला देख, अगर तू ए वाली पॉलिसी को कंसिडर करेगा तो एक्स तो तू ले ही सकता है, वाई तू नहीं ले पाएगा। वो पूछा क्यों? मैं बोला देख 3 + 2,50,000 कितना हो जाएगा? 5,50,000। तो वो तो तेरा 5 लाख की लिमिट से ऊपर चल जाएगा। इस केस में तू एक्स, जेड और ए ये 3 पॉलिसी क्लेम कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों को मिला के 5 लाख से कम की लिमिट है। प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन यार, अच्छा मतलब मुझे तो ये पसंद आया। एक स्टूडेंट को बहुत अच्छा चेक किया इन्होंने सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे से अमाउंट ऑफ डिडक्शन भी बोला था। तो LIC में हम जितना भी प्रीमियम पे करें, हमें 80C बोला, तुम लोग को जो करना है करो। मैं तो मैक्सिमम 1,50,000 ही प्रीमियम दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। और तुम लोग तो आई बाय प्रीमियम पे किए हो, मैं तो 1,50,000 ही दूंगा। तो अगर मैं डिडक्शन का टोटल करूं 1,50,000 + 68,500 + 10,000, तो ये मेरा आ जाएगा। और भाई डिडक्शन का टोटल ये मेरा आ जाएगा सर 228,500। क्लियर हुआ ये सबको? ये मेरा डिडक्शन का टोटल आ गया, ठीक। अब मुझसे पूछा था सर टोटल इनकम अंडर ऑप्शनल रिजीम, तो यहाँ पर अपन निकालेंगे सर टोटल इनकम। तो आओ माइनस करके निकालें। 44,50,000 + 654,000 + 12 लाख + 61,000 माइनस 228,500। राइट, डिडक्शन लिए थे ना, डिडक्शन कितना लिए थे? हाँ 228,500। तो ये आ रहा है सर 613,645,36,500। समझ आया ये टोटल इनकम? अब हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। भैया सुनो, टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए कितना लिखा था मैं? 613,6,500। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मेरे से लड़ रहे होंगे सर इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 माइनस नहीं करोगे? करूंगा, जब टैक्स निकालूंगा तो आपके सामने करके दिखाऊंगा। पेशेंस तो रखो, थोड़ा सा रुक जाओ। उसकी भी टोटल इनकम निकाल लेते हैं। 4425,000 + 6,54,000 + 12 लाख + 61,000, ये आ रहा है 63,40,000। अब बात करते हैं टैक्स लाइबिलिटी की। और भाई टैक्स लाइबिलिटी, जब मैं टैक्स लाइबिलिटी निकालने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा भाई देखो 6,54,000 है, उसमें से 1,25,000 हटा दो। 6,54,000 है, उसमें 1,25,000 हटा दो, ये आ जाएगा 5,29,000। इस पे 12.5%, इसका 12.5, ये आ रहा है 66,125, 66,125, ये हो गया। अब बैलेंस इनकम, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 613,6,500 माइनस 654,000। बैलेंस इनकम आ रही है सर
54,82500। अब इस पे टैक्स निकालना है, नॉर्मल भी और 115 BSC भी। ठीक है, तो चलो टैक्स निकालते हैं। पहले 10 लाख में तो फिक्स्ड है, बैलेंस पे 30% प्लस 112500 प्लस 66125 प्लस 10% सरचार्ज, क्योंकि 50 लाख से ऊपर की इनकम है। ठीक है, प्लस 4%। ये आ रहा है सर पूरा पूरा सब कुछ करके मेरा टैक्स आ रहा है 1742741। इसको राउंड ऑफ अपन कर लेंगे सर, राउंड ऑफ की टेंशन नहीं है अभी, अपन पहले टैक्स नहीं, और चाहो तो नीचे टैक्स भी देख सकते हो। कहाँ गया यार, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो 1742741 आया था अपना लास्ट में, इसको राउंड ऑफ कर लिया। राउंड ऑफ बड़ी चीज नहीं है सर, वो तो कोई भी कर लेगा राउंड ऑफ। अभी हम टैक्स निकालने का मेन देख रहे हैं सर। ठीक है, यहां पर बैलेंस इनकम क्या है भाई, यहाँ बैलेंस इनकम देखना पड़ेगा 634 माइनस 654000, ये आ जाएगा बैलेंस इनकम 5686 इस पे टैक्स निकालना है। तो हमने सीखा था सर 24 लाख पे तो फिक्स है 3 लाख रुपीस, बैलेंस पे 30% करेंगे प्लस 3 लाख कर लेंगे। ठीक है, प्लस 66125 प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस। ये आ रहा है सब कुछ कर करा के 154,602। ठीक है, इसको राउंड ऑफ आप कर लोगे, इसको जीरो कर लोगे, इसको भी जीरो कर लेते हैं। आओ, तो 154 कहाँ है, ये रहा, ये देखो सर, समझ आया बेटा दिमाग में कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सर मैंने जो आखिरी में कैलसी में टैक्स निकाला है, पर्सनली थिंक वो निकालना आ गया होगा, इन केस फिर भी किसी को नहीं आया होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। बट बहुत आराम से एक एक लिख के प्रोसेस सिखाया मैंने, ताकि कोई स्टूडेंट कहीं पर गड़बड़ ना कर सके। बहुत अच्छे से दिमाग में बैठना चाहिए सर। ये लास्ट है, इसके बाद आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं सर, इसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन को लेके तो बाप रे, मेरा पूरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है सर, इतने डाउट स्टूडेंट को, एंड जेन्युइनली डाउट आएगा। तो ध्यान से सुनना, कहां पर इंस्टीट्यूट ने लैंग्वेज पे खेला है प्लीज ध्यान देना, नहीं तो मिस्टेक नहीं होगी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, नहीं तो फिर सभी गड़बड़ करोगे। मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे को आंसर ये वाला बोल रहे, डी वाला बोल रहे, बहुत सारे स्टूडेंट सर बी वाला बोल रहे, बहुत अलग अलग टाइप के आंसर्स बोल रहे स्टूडेंट। तो प्लीज ध्यान देना, मेरे पर फोकस करना, ठीक, ध्यान दो। Ramesh makes a gift of 25,000 to his wife. ठीक है, Miss Rani on 27th of March 2025. Miss Rani on 1st April 2025 invest 1 lakh 25,000 out of gift and 75,000 of her own. खुद का 75,000 लगाई, 25,000 उसके हस्बैंड का था। ठीक है, in a partnership firm as wow, यही तो गेम खेला है, as capital। समझो नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे हो, पढ़ना सीखो। उसने पार्टनरशिप फर्म में पैसा डाला, किस फॉर्म में पैसा डाला, एज अ कैपिटल डाला, एज अ कैपिटल डाला। ठीक है, इन विच हर टोटल विच इज हर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 शी अर्न्स एन इंटरेस्ट किस में मिला होगा, आराम से, इंटरेस्ट किस में मिला होगा, कैपिटल में। क्या यही कैपिटल में इसके पति का भी हिस्सा है 25,000? हाँ सर। तो इस कैपिटल में जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा, वो इंटरेस्ट में 25% तो हस्बैंड का है और 75% वाइफ का है। तो सर 15,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा आपका 3,000। अब यहां पर स्टूडेंट का डाउट ये है कि एंड सैलरी ऑफ 1,20,000 फ्रॉम द फर्म। सर आपने सैलरी को रमेश के हाथ में क्यों क्लब नहीं किया, क्यों रमेश के हाथ में सैलरी को 1,20,000, इसका भी आपको 25 डिवाइडेड बाय सर 100 करना चाहिए था, या तो पूरी सैलरी रमेश के हाथ में लेके आनी चाहिए थी। मेरा क्वेश्चन है क्यों, मुझे आप आंसर दो क्यों।
जब उसने रमेश का पैसा एज अ कैपिटल फॉर्म में डाला तो कैपिटल से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्लब होगा ना। आप तो ये मान के चल रहे हो कि रमेश जो 25,000 दिया उसके दम पे उसको सैलरी मिल रही है। ये कैसा इलॉजिकल एजम्पशन है, कैसा इलॉजिकल। आप ये मान के चल रहे हो मिस रानी बकवास है, बेवकूफ है, गधी है, सब मान के चल रहे हो। आप लोग तो आय बाय अलग ही लेवल पे assumptions लेके चल रहे हो, और जो इंस्टीट्यूट लैंग्वेज में बोल रही है आप उसको शेयर इग्नोर कर रहे हो। इसीलिए आप लोगों के थॉट प्रोसेस और आंसर में मिस्टेक हुई। अब समझ आया कैसे सिखाया पढ़ना। इसीलिए हर बार भगना नहीं है, कभी भी क्वेश्चन पढ़ते टाइम पेशेंस। अबे क्वेश्चन में क्यों भगते हो, आंसर के टाइम में जो करना है करना, क्वेश्चन में मत भगो ना भाई। गलत पढ़ोगे, गलत इंटरप्रिटेट, गलत आंसर लिखोगे। समझ आ रही है कहानी, बैठा ये दिमाग में। अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी आए तो आप कमेंट कर सकते हो, ऐसा मना ही नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा सर। ठीक, अगला क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी था। पवन is engaged in the business of roasting and grinding coffee beans during the financial year 25-26. Her total income was 4,50,000. Pawan filed his return of income for the assessment year 26-27 on 3rd December. ओ भाई साहब, लेट नहीं होगा सर? आपसे लेट फी पूछ रहा है तो 5 लाख से कम है तो सर लेट फी 1,000 से ज्यादा नहीं लगती है सर। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये तो सिंपल था सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब अपन क्या करेंगे सर, अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान दो, साथ में डिस्क्रिप्टिव भी कंप्लीट करते हैं। चलो डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है। पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो, हमसे चाहता क्या है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम बोल रहा है एंड टैक्स लाइबिलिटी बोल रहा है ऑफ मिस नताशा फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर बोथ द रिजिम्स। गिव नोट ब्रीफ नोट वेर एवर नेसेसरी। तो मेहनत करना पड़ेगा सर। चलो लेट स्टार्ट, पेज ऐड करते हैं और चालू करते हैं सर। लेट स्टार्ट। यहाँ पर सब स्टूडेंट लिखेंगे सर, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस नताशा है मेरे ख्याल से, नताशा फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 25-26 ही था ना, 26-27 सॉरी 26-27 अंडर नॉर्मल प्रोविजन। सर ये लिखना जरूरी है, डैम इम्पोर्टेंट। छोड़ना मत, कोशिश भी मत करना छोड़ने की इसको लिखने की। छोड़े मतलब एग्जाम में मार्क्स गया। पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल प्रोविजन से सॉल्व कराऊंगा, फिर 115 बीएससी भी कर लेंगे। यार ये ना भाग जाती है लाइन, फिर वो देखो। ठीक है, इतने में तो नहीं आएगा क्योंकि हमें टैक्स लाइबिलिटी भी निकालनी है, तो एक पेज और ऐड कर लेते हैं। लाइन पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आधा टाइम तो मेरा लाइन ड्रॉ करने में निकल जाता है। हम्म, ठीक है। चलो फाइनली लाइन साला इतना काम तो हुआ। लेट स्टार्ट सर, क्वेश्चन बनाते हैं।
तो हम यहाँ लिखेंगे सर पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपए, यहाँ रुपए। ठीक है। अब सबसे खास बात, हम क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और ट्रीट करते रहेंगे सर, क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच टाइम इन एग्जाम कि हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़े समझे फिर लिखना स्टार्ट करें। इतना नहीं होता, किसी स्टूडेंट के पास नहीं होता। तो देखो, मिस नताशा, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल age 54 years, resident individual age 54 years is carrying on the business of manufacturing of textile fabrics as a proprietor. ठीक है। The turnover for the previous year 24-25 was 250 lakh and the current year is 600 lakh. बाप रे। ठीक है। The net profit as per the PL account is 15,61,000 after debiting and crediting the following items. सर ये क्वेश्चन मैं इतने बार करा चुका हूं, मेरे को तो ये फिगर याद हो गया है। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करें। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, नहीं छोटा हो गया। इसको लिखते हैं सर, पीजीवीपी में सबसे पहले दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 15,61,000। सर इसमें ऐड भी होगा, इसमें थोड़ा गैप देके लेस भी होगा। ठीक है, अब देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, रिसीव सब्सिडी ऑफ 20% ऑन द न्यू प्लांट एंड मशीन परचेज ऑन 3rd of August ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मुझे तो प्लांट एंड मशीन की वैल्यू ही नहीं बताया, इसको स्टार कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि प्लांट एंड मशीन की जो भी न्यू प्लांट एंड मशीन होगी उसकी वैल्यू होगी, उसका 20% सब्सिडी मिली है मुझे गवर्नमेंट से। और मैंने पढ़ा है सेक्शन 43(1), जहां पर हम सर कोई भी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं। एक्चुअल कॉस्ट निकालते टाइम ये जो सब्सिडी होती है इसको माइनस करते हैं। तो अभी तो प्लांट एंड मशीन की वैल्यू नहीं पता, जैसे ही पता चलेगी माइनस कर दूंगा। अगला देखो, शी पेड अ जॉब चार्जेस फॉर द वैल्यू एडिशन ऑन द फैब्रिक्स ऑफ 90,000 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स टू जॉब वर्कर बाय एन अकाउंट पे चेक। सर टीडीएस नहीं काटा। सर क्या टीडीएस एप्लीकेबल होता है? इसीलिए तो आपको टर्नओवर दिया था कि भैया इनके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है, इनको टीडीएस काटना चाहिए था, इन्होंने टीडीएस नहीं काटा। तो उस केस में सर इन्होंने पे किया है 30%, हम डिसअलाउ कर देंगे क्योंकि नॉन रेसिडेंट लिखा नहीं है सर। अब किसी को नॉन रेसिडेंट को पे करता तो 100% डिसअलाउ करते हैं, यहाँ नॉन रेसिडेंट नहीं लिखा है तो हम 30% डिसअलाउ कर देंगे। तो 90,000 का 30% एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया, तो ये हम 30% ऐड कर लेते हैं। चलो भाई, पहला मिल गया सर जॉब चार्जेस। जॉब चार्ज सर हम एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, सोचना भी मत, सोचना भी मत शॉर्ट फॉर्म लिखने का। अगर लिखे ना तो मार्क्स इतना काटेंगे, फिर आप ढूंढते रह जाओ कहाँ कहाँ मार्क्स कट रहे हैं। नेक्स्ट, 25,000 पेड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स इन कैश। नहीं सर, सेक्शन 48(3) पिक्चर में आया जो बोला सर आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते सर। तो सेकेंड है क्रेडिटर, जिसको हमने 25,000 कैश में दे दिया सर, वो तो अलाउड ही नहीं है सर। नेक्स्ट, interest amounted to rupees 2 lakh duly authorized by the partnership deed of Ramji Textile 15% on the capital employed. She is a slipping partner. देखो सर, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन ये आप स्लीपिंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर को नहीं दे सकते, बट इंटरेस्ट दे सकते हो। बट खास बात ये है सर, इंटरेस्ट 15% नहीं दे सकते हो सर। कितना दे सकते हो सर? इंटरेस्ट हमें अलाउड है बट मैक्सिमम 12% सर। तो इंटरेस्ट के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा सर। कैसे सर? 2 लाख 15% के बराबर है, तो 12% कितना होगा यार? है 1,60,000, इतने का ही इंटरेस्ट आएगा। तो इतना इंटरेस्ट हमें अलाउड है। हमने पूरा इंटरेस्ट, ये देखो पूरा इंटरेस्ट अपनी इनकम दिखा दी है सर, पूरा नहीं दिखाना है सर। 2 लाख हमने इनकम दिखाई है, जिसमें से 1.6 हमें अलाउड था, तो उतनी ही हमारी इनकम मानी जाएगी। ये 40,000 हमारी इनकम नहीं मानी जाएगी। समझ आया? एक्सेस। तो इसको अपन लेस में लिख लेते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 40,000 सर। समझ आया? एक्सेस डिसअलाउड। अगला एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट। लो भाई, इन्होंने बोला हमने पहले कोई डेप्रिसिएशन डाला ही नहीं है पीएल अकाउंट में, ना ही बुक्स के हिसाब से ना ही इनकम टैक्स के हिसाब से। मैंने बोला ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द प्लांट एंड मशीन एम्प्लॉयड इन द बिजनेस आर एज अंडर। ओपनिंग WDV दी हुई है, ठीक है, और नीचे आओ।
बहुत नीचे आना पड़ेगा सर। न्यू प्लांट एंड मशीन, ये देखो भैया यही डेट में तो सब्सिडी मिली थी मेरे को 20%। तो न्यू प्लांट एंड मशीन परचेज किए, अकाउंट पे ही चेक से परचेज किए, वेरी गुड, बट इसमें सब्सिडी है तो 7,25,000 इसका 20% माइनस कर लो 1,45,000 सर, ये 20% है सर। माइनस किया तो आ गया 5,80,000 सर। न्यू प्लांट एंड मशीन 580 की ही मानी जाएगी सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने एक ओल्ड मशीन बेच दी है 75,000 में। तो देखो मेरे पास ओरिजिनल मशीन कितने की थी, 4,75,000 है ना। तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सर, 4,75,000 की ओरिजिनल मशीन थी, ठीक है। 5,80,000 की न्यू मशीन खरीदा, 75,000 की बेच दिया, तो माइनस करो कितना आ रहा है यार, ऐसा 9,80,000। ठीक, अभी रुको रुको रुको, यहाँ पर ऐसे कभी भी रहे ना एग्जाम में तो ऐसे यहाँ पर लिख लिया करो सर कि इसमें 115 बीएससी का ट्रीटमेंट है। सर क्यों, देखो न्यू प्लांट एंड मशीन खरीदा, अभी मैं बना रहा हूँ नॉर्मल प्रोविजन से। नॉर्मल प्रोविजन में तो सर मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी लूंगा और एडिशनल भी लूंगा, तो इसमें ले लेता हूँ 15%, इसमें ले लेता हूँ सर 15 प्लस 20%। पर यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं आपको कि जब मैं 115 बीएससी लूंगा तो ये वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो पहले आप क्या करो सर, यहां पर ये देखो ऐसे निकालो, आप कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे सर। सर 4,75,000 की मशीन है, ठीक है, ऐसे 4,75,000 की मशीन है, माइनस करो 75,000, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। जो पहले आई है वो पहले जाती है सर सेल में से, ठीक है। फिर बचा जो है उसमें 15% निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा 4,75,000 माइनस 75,000 इंटू 15%, ये आ रहा है 60,000, ठीक। और ये 5,80,000 इंटू 35%, 2,03,000 आ रहा है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा सर, 2,63,000 सर। समझ आया, बैठा दिमाग में। चलो सर डेप्रिसिएशन लिखते हैं सर, ये पहला था। दूसरा डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 2,63,000, क्लियर बैठा है सबके दिमाग में, पक्का, ठीक है। शी डज नॉट हैव एनी अदर फिक्स्ड एसेट एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, वेरी नाइस सर। आगे देखो, incurred loss of 1,17,000 from an eligible transaction carried out in respect of the trading in derivatives। ओहो, हमसे चेक कर रहे हैं सेक्शन 43(5) स्पेकुलेटिव बिजनेस के एक्सेप्शन, जहां पर हमने पढ़ा था सर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, तो उस केस में सर इसे नॉर्मल बिजनेस का लॉस माना जाता है, ठीक है। तो ये है नॉर्मल बिजनेस का लॉस, तो हम इस नॉर्मल बिजनेस के लॉस को अपनी बिजनेस की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, बट यहां पर ऐसे नहीं लिखना, इसको आप यहां पर लिखना लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, ठीक है। कितना था 1,17,500, क्योंकि ये लॉस हम माइनस कर सकते हैं, अपनी बिजनेस की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि ये भी नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, नॉर्मल बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। अगला देखो, कमीशन पेड टू वन एजेंट as allowed as deduction in earlier assessment year amounted to rupees 50,000 has now been received back। पहले हमें डिडक्शन अलाउ हुआ था, अब ये वापस मिल रहा है सर। सर ये पॉइंट हमने पहले भी सीखा था सर, सेक्शन 41 आ जाता है पिक्चर में, और सेक्शन 41 ये बोलता था कि कोई आपने, ध्यान से सुनना, कोई आपने ट्रेडिंग लाइबिलिटी पहले क्लेम की थी, बाद में अगर वो रिकवर हो जा रही है, बाद में हमें उससे इनकम हो जा रही है, तो सरकार बोलती है हम उसे डीम्ड प्रॉफिट मानेंगे, तो ये कमीशन है सर। यहाँ लिखते हैं इसको सर, यहाँ आ जाएगा थर्ड सर, इसको अलग कलर से लिख लेता हूँ, याद रहेगा। कमीशन सर कितना था 50,000 सर, ये मेरी इनकम हो गई सर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, शी रिसीव्ड, अगर देखो she received a gold chain worth 55,000 from her cousin's daughter of uncle during the previous year। सर क्या ये रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर है? नो। क्या ये टैक्सेबल है? हाँ, 50,000 से अबव है सर।
तो सर 55,000 का है, इसको लेके चलते हैं IUS में। थोड़ा गैप दे दो, यहाँ IUS लिख लो। गोल्ड का रिसीव किए 55,000, ये टैक्सेबल है। क्लियर? ठीक है, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग कोई भी एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे सर, ध्यान रखेंगे। शी डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 50,000 टू LIC विद LIC फॉर एवरी ईयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हर मदर। सर एक बात ध्यान रखना, हम जो ATC में क्लेम, देखो मैं एज अ स्मार्ट स्टूडेंट क्या करूंगा पता है, इसमें भी लिख दूंगा, क्योंकि इसमें भी 115 BAC का ट्रीटमेंट है, 115 BAC में डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये समझो कि सर LIC में मेरा, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का मिलता है, पेरेंट्स का नहीं मिलता। तो पेरेंट्स का ये जो मैंने पे किया ये नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ our मदर एज 70 years डिपेंडेंट अपॉन हिम एंड सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी, ये आपको याद दिला रहा है सर 80DD। और सीवियर डिसेबिलिटी मतलब 1,25,000 इररिस्पेक्टिव कि आपने कुछ खर्चा किया है नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा 1,25,000 आप ले सकते हैं। तो सर ATC तो नहीं मिलेगा, 80DD मिल जाएगा 1,25,000। कहाँ लिखूँ मैं इसको, तो गोल्ड हो गया, थोड़ा गैप दे देता हूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ डिडक्शन 80DD 1,25,000 क्योंकि सीवियर डिसेबिलिटी है। ठीक है, शी ऑल्सो सोल्ड हर वेकेंट लैंड ऑन 1/1/2025 फॉर 15,25,000। The land was purchased in 2013 and the cost of acquisition of such land was 4,80,000। भाई साहब बहुत मेहनत करना पड़ेगा कैपिटल गेन में, बहुत मेहनत, टैक्स निकालते टाइम बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल है। ध्यान से सुनिएगा, ये इंडिविजुअल है, नताशा इंडिविजुअल है। ठीक है, एंड 23 जुलाई 2024 के पहले प्रॉपर्टी परचेज किए, बेची बाद में, तो इसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है किस टाइम पे, टैक्स निकालते टाइम पे। बट अभी जब हम कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हैं, कंप्यूट करते टाइम तो 15,25,000 माइनस 4,80,000, जगह छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ है, यहाँ लिख लेता हूँ सर कैपिटल गेन सेल किया है 15,48,000, 48 था ना, पड़ेगा 25 था, सॉरी सॉरी सॉरी, सर 15,25,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर यहाँ इंडेक्सेशन नहीं करना, 4,80,000 सर। ठीक, 15,25,000 माइनस 4,80,000 सर, ये आ रहा है सर 10,45,000। यहाँ तक बैठी बात दिमाग में, यहाँ तक चीजें अंदर घुसी तो बताओ सर, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो हो गई, बस अब इसके बाद कुछ नहीं है सर। ठीक है, कुछ नहीं है, तो अब अपन टोटल इनकम निकालते हैं, फिर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। चलो पहले PGEP का प्लस माइनस चालू करते हैं सर। तो PGEP में देखो कितना आ रहा है, 15,61,000 प्लस 27,000 प्लस 27,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 माइनस 40,000 माइनस 2,63,000 माइनस 1,17,500। ये आ रहा है सर PGEP में, पूरा एडजस्ट करने के बाद 1,24,2,500। सर ये तो IUS में डायरेक्टली 55,000 बाहर चले जाएगा। कैपिटल गेन हमने बाहर लिख लिया है सर, ग्रॉस टोटल इनकम सर। ठीक है, तो इसमें ऐड कर लो 55,000 प्लस 10,45,000, ये आ जाएगा सर 23,4,2,500। ये समझ आया कैसे निकाले, बड़ी मेहनत थी, बट आई होप क्लियर हुआ होगा। अभी इसमें अपन 80DD की डिडक्शन भी लेंगे सर, तो ये तो एक ही डिडक्शन है सर, 1,25,000 माइनस 1,25,000, ये आ जाएगा 22,17,500। इसके बाद कुछ और गड़बड़ सरबड़ तो नहीं कर दी अपन। सब्सिडी, ये सब्सिडी वाला पॉइंट जो अपन भूले थे, जिसको मैंने लिखा था स्टार करके, तो सब्सिडी 20% कितनी थी,
20% सब्सिडी कितनी थी, मैंने लिखा तो था, कहाँ है 1,45,000। ये सब्सिडी को भी तो हटाना पड़ेगा ना सर इनकम से, यहाँ अपन हटाना भूल गए। सब्सिडी हटाओ ना भैया, वो मेरी इनकम थोड़ी है, तो इसको हटाओ पीजीपी से। तो 1242500 माइनस 1,45,000, ये आ जाएगा सर, ये आएगा आपका 1097500 प्लस 55,000 प्लस 10,45,000, ये आ रहा है 21, इसको चेंज करो भैया, 2197,500, ठीक है, माइनस कर लो 1,25,000, ये आ जाएगा सर 2072, देखो भाई ये आ जाएगा 2072,500, ये आ गई टोटल इनकम। ठीक है, अब टैक्स की बात कर लेते हैं। टैक्स में जब निकालने जाऊंगा तो थोड़ी मेहनत हो जाएगी, पहले कैपिटल गेन वाला सिखा दूं सर, क्योंकि कैपिटल गेन वाले में मेहनत है सर। एक मैं इसको दो पार्ट में लेके चलता हूँ, एक है भाई, ध्यान देना मेरे तरफ, ध्यान देना, एक है निर्मला सीतारमन और एक है राघव चड्ढा। निर्मला सीतारमन जी ने बोला भाई कि आपने जो ऊपर निकाला है, कहाँ निकाला है कैपिटल गेन, कहाँ गया, 10,45,000, 10,45,000 इंटू 12.5% कर दो, ठीक है, ये मेरे हिसाब से टैक्स हो जाएगा, ये आ रहा है 130,625। फिर राघव चड्ढा निर्मला सीतारमन जी को बोला आप पागल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरी बात सुनो। तो इसने बोला भाई सेल कंसिडरेशन कितना था, 14 लाख था, 15,25,000। इसने बोला मैं आपको सिखाता हूँ भाई, 15,25,000, 4,80,000 ये आपने ऐसे ही माइनस कर दिया था। बोले हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ सिस्टम अलग है सर, CII का मतलब है। तो CII कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, नीचे देखो 376,220, ठीक है, तो 376 डिवाइडेड बाय 220, ये माइनस करते हैं हम, और उसके बाद जो आता है कितना आएगा भाई, 4,80,000 इंटू 376 डिवाइडेड बाय 220 माइनस 15,25,000, ये आ रहा है 704636, मैंने राउंड फिगर कर दिया, इंटू 20%, 20%, 140,927, ये भी राउंड फिगर कर लिया, ठीक। देखो भाई, अब निर्मला सीतारमन जी ने बोला भाई देखो आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फाइन, बट जब मैंने भी ये टैक्स निकाला तो आप देख लीजिए मेरा टैक्स कम आ रहा है, आपका टैक्स ज्यादा आ रहा है, आप देख लो क्लाइंट किसके पास आएगा। मैं बोला भाई क्लाइंट तो आपके ही पास आएगा, आप जीत गए। तो निर्मला सीतारमन जी जीत गई, क्योंकि उनके हिसाब से टैक्स कम आ रहा है, राघव चड्ढा के हिसाब से टैक्स ज्यादा आ रहा है। तो सर हम क्या टैक्स पसंद करेंगे, 130,625। इसके बाद बैलेंस में हम स्लैब लगा लेंगे, ठीक है। तो बैलेंस हमारी इनकम बचेगी कितनी, देखो 20,725,000 माइनस कैपिटल गेन की इनकम कितनी थी, माइनस 10,45,000, बैलेंस हमारी इनकम बच गई 1,02,7,500, ये हमारी बैलेंस इनकम बच गई। इस पे स्लैब लगा लो सर, तो इस पे स्लैब लगेगा तो पहले 10 लाख पे तो फिक्स्ड है, बैलेंस पे 30% प्लस 1,125,000, ठीक है, ये आ गया हमारा टैक्स प्लस 130,625, ये प्लस 4%, 4% भी तो करना पड़ेगा ना सर, प्लस 4%, फाइनल टैक्स, फाइनल टैक्स आ रहा है 261,430, ये समझ आया, ये एज पर नॉर्मल प्रोविजन। अब आती है 115 BAC की कहानी। 115 BAC जैसे ही आया सर, मैं तो ग्रॉस टोटल इनकम से चालू करूंगा, डिडक्शन तो वैसे भी नहीं मिलती है सर, और ऐसी कोई डिडक्शन है भी नहीं कुछ खास। 21,97,500,
21,97,500। अब इसमें जो मैं एडिशनल डिप्रिसिएशन लिया था वो मुझे नहीं मिलता है एडिशनल डिप्रिसिएशन, तो मुझे एडिशनल डिप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना था एडिशनल डिप्रिसिएशन में लिखा तो था, चलिए लिखूंगा कितना था एडिशनल, कहाँ लिखा यार मैं, ये रहा, देखो सर 5,80,000 इंटू 20% सर 1,16,000 का एडिशनल डिप्रिसिएशन है सर, ये अपन को ऐड बैक करना पड़ेगा यार। भाई देखो कितने का एडिशनल डिप्रिसिएशन आ गया, 1,16,000। ठीक है, ये मेरा एडिशनल डिप्रिसिएशन 1,16,000 जो मुझे नहीं मिलेगा। और कुछ लिख के रखो मैं 115 बीएससी के हिसाब से, आओ भाई देखे 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 देखे, देखना पड़ेगा ना, ऐसे नजर घुमाना भाई। 115 बीएससी अभी वो सब्सिडी वाला पॉइंट पकड़ाया था, ऐसे ही पॉइंट पकड़ाते हैं, नजरें घुमाना चाहिए। ठीक है, ये लिखा था मैंने एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता, डिडक्शन के लिए लिखा था मैंने, डिडक्शन वैसे भी नहीं लिए सर मैंने, बस यही तो एक पॉइंट है। तो मेरी यहाँ पर टोटल इनकम कितनी होगी सर, अभी ये क्या हो गया है, ये आ रहा है सर 23,13,500, ये टोटल इनकम हो गई। अब हमें टैक्स निकालना है सर, 115 बीएससी के हिसाब से जब टैक्स निकालने जाओगे तो याद रखना कैपिटल गेन वाला तो जो आपने फिक्स किया था ऊपर, जो निर्मला सीतारमन जी को जिताया था 130, ठीक, बाकी अदर में निकाल लो बैलेंस पे। ठीक, तो ये है माइनस, इसमें कर लो कितनी कैपिटल गेन की इनकम है, 10,45,000, इसको हटा लो, माइनस 10,45,000, ये आ रहा है 126,8500। इस पे अपन को टैक्स निकालना है एज पर नॉर्मल प्रोविजन, एज पर नॉर्मल प्रोविजन। आई बात समझ, तो इसके हिसाब से टैक्स निकाल लेते हैं। पहले 4 लाख पे निल, अगले 4 लाख पे 5%, उसके बाद अगले 4 लाख पे 10%, उसके बाद अगले में 15%। तो ये 15% प्लस 4 लाख का 10% प्लस 4 लाख का 20%, ये आ रहा है 7,702,705 प्लस 130,625। तो ये आ रहा है सर हमारा 2,00,900 प्लस 4% कर दो, तो 2,08,936 है। आप इसको राउंड फिगर कर सकते हो सर, राउंड फिगर कर लेना, 40 कर लेना सर। समझ आया कैसे निकला टैक्स, ये हमारा फाइनल टैक्स हुआ ना, फाइनल। समझ आया कैसे बनाया मैं, एज पर नॉर्मल प्रोविजन, एज पर 115 बीएससी। अगर आप इस तरीके से मेहनत करके सॉल्व करते हैं डेफिनेटली आंसर्स आएंगे। और क्यों नहीं आएगा यार, ऐसा कोई लड़ाई थोड़ी कि आंसर ही नहीं आएगा सर। हाँ ये हो सकता है कि कई बार मैच ना करे आंसर, कई बार इंस्टीट्यूट और आपके एजम्पशन थोड़े वेरी कर सकते हैं, बट थोड़ी मेहनत तो करो यार, एंड तक पहुंचने की कोशिश तो करो, कोशिश करना ही इंपॉर्टेंट है। एंड रिजल्ट तो किसी को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, मेहनत करके वहां पहुंचने की कोशिश करना इज इंपॉर्टेंट, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। ठीक, चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। ए वाला पार्ट पहले नीचे आके पढ़ो, हमसे चाहता क्या है, डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ रेशमा for the assessment year 26-27 ignoring the provision of 115 BSc, thank you, on the assumption that she is a resident not ordinary and non resident। यहाँ लिख लेते हैं RNOR और यहाँ पर NR। ठीक है, तो देखो रेशमा इज एन इंडियन सिटीजन, इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओ भाई साहब पहली लाइन ही है सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट है। ओ भाई साहब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इसको जो सैलरी मिल रही है आउटसाइड इंडिया वो इंडिया में टैक्सेबल होती है, परक्विजिट और अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें हमें नॉर्मल प्रोविजन से चलना है, तो 50,000 माइनस कर लेना, तो यहाँ 1,50,000, यहाँ भी 1,50,000। ठीक है, दोनों दोनों केसेस में टैक्सेबल होगा सर। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन उड़ीसा, उड़ीसा इंडिया में है सर, दोनों के हाथ में टैक्सेबल सर। ठीक है, फिर अगला
ये 0 है। Profit from business carried on in Paris. Income is earned and received in Sydney, and business is controlled from Paris. छोड़ दो एनआर को, आर एन ओ आर को भी छोड़ दो। सर क्यों आर एन ओ आर नहीं फंसेगा? नहीं नहीं सर, अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता तो आर एन ओ आर फंसता, नहीं होगा ये। लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन कैनेडा, दो प्रॉफिट आर नॉट रिसीव्ड इन इंडिया बट बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम देहरादून। सर देहरादून इंडिया में, इसको छोड़ दो, एनआर को छोड़ दो, क्योंकि एनआर के हाथ में ये इनकम भी टैक्सेबल नहीं होती, तो सर लॉसेस भी एडजस्ट नहीं होंगे। बट आर एन ओ आर बोलता है सर कि अगर इंडिया से बिजनेस कंट्रोल हो रहा है, भले ही इंडिया के बाहर चल रहा है, इंडिया के बाहर पैसा रिसीव हो रहा है, बट इंडिया से बिजनेस कंट्रोल हो रहा है, तो उसको इनकम भी टैक्सेबल होती है और लॉसेस भी एडजस्ट करने मिलता है। करने दो भाई को। नेक्स्ट, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस इन कैनेडा। सर कैनेडा में है, इसको तो छोड़ दो सर। अब बात आ रही है सर ये इसकी, क्या नाम है, रेशमा की आर एन ओ आर के केस में। सर देखो, बिजनेस लॉस जो है कनाडा का, वो अपन को इंडिया में क्लेम करने मिल गया था, तो उसी बिजनेस से तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है ना सर, तो वो क्यों नहीं एडजस्ट करने दोगे? आप मेरे को ये बताओ, जब बिजनेस का लॉस आप एडजस्ट करने दे रहे हो तो उसी बिजनेस का तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है। ये अच्छा पॉइंट है, क्लिक करने वाला पॉइंट है, मस्त है सर। प्रॉफिट फ्रॉम इंडोनेशिया बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली गए, कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली है सर, ठीक है। एंड 60% ऑफ द प्रॉफिट डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन इंडोनेशिया एंड 40% रिसीव्ड इन इंडिया। इसका 40% जो इंडिया में रिसीव हुआ है वो एनआर के हाथ में जाएगा, और आर एन ओ आर तो भैया पूरा ही गया सर, क्योंकि बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। इतने क्वेश्चन कराए मैंने इसके सर। अभी आप प्लस माइनस करोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी सर, 1,50,000 प्लस 80,000 माइनस 46,000 माइनस 16,000 माइनस नहीं प्लस 70,000 सर, ये आ रहा है सर 2,38,000, ठीक है। एंड इसमें कितना आएगा? 1,50,000 प्लस 80,000 प्लस 28,000, और कुछ था ही नहीं सर, तो 2,58,000। समझ आया? बैठा है सबके दिमाग में? आओ आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस विद रेफरेंस टू द असेसमेंट ईयर 26-27, स्टेट एप्लीकेबल प्रोविजन एंड गिव ब्रीफ रीजन फॉर योर आंसर वेरेवर एप्लीकेबल। देखो, Manoj, a part-time director of ABC Limited, was paid an amount of 2,49,000 as commission on sale, which was not in the nature of salary. सर नेचर ऑफ सैलरी नहीं है, अगर नहीं है तो फिर 194J है, क्योंकि 194J में ना एक पॉइंट दिया हुआ है। मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट कभी भी जाए और पढ़े, 194J का थर्ड पॉइंट है सर, और थर्ड पॉइंट में बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है कि सर अगर आप कोई भी डायरेक्टर को सैलरी या रेम्यूनरेशन के अलावा कुछ भी ऐसा देते हो जो अंडर सेक्शन 192 कवर नहीं होता, उसके लिए 194J एप्लीकेबल होता है। तो ये जो आपने कमीशन पे किया है ना सर, इसके लिए 194J एप्लीकेबल है और 10% का TDS है। ये बात समझ आई? बहुत प्यारा पॉइंट है सर। नेक्स्ट देखो, मिस्टर अग्रवाल, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन एज 86 ईयर, इज अ रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गेट अ पेंशन ऑफ। अरे यार, ये तो मतलब इंस्टीट्यूट मैट का क्वेश्चन है यार, मैट में यही क्वेश्चन दिया है, बस अंतर इतना है कि वहां 72,000 नहीं, मेरे ख्याल से 75,000 है। सेम क्वेश्चन है, सेम है। मैं आपको ये फटाफट लिख के बता सकता हूँ सर। देखो, पेंशन मिलती है इसको 72,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 8,64,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। देख लेते सर, ये नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा है, ही इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेट, नॉर्मल प्रोविजन से चला सर, तो सर 50,000 माइनस कर लेते, ये आ जाएगा 8,16,000, ठीक है। अरे बहुत बार सेम क्वेश्चन है सर। He has his saving account with the Bank of Baroda as bank notified by the central government under section 194P. He has received an interest on saving account 15,000, एज याद रखना सर, ठीक है। तो हम इसको 80TTB दे सकते हैं सर, ठीक है। 15,000 सेविंग का इंटरेस्ट है सर, सेविंग का 15,000 का इंटरेस्ट है, ठीक है। एंड
हिज पेंशन इज ऑल्सो क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट, इन दिस अकाउंट। तो जिस अकाउंट में पेंशन मिल रहा है उसी अकाउंट से इंटरेस्ट की इनकम भी होती है, वही होना चाहिए। दूसरा अकाउंट होगा तो 194P एप्लीकेबल नहीं होता, याद रखना। इन द सेम बैंक ही हैज डिपॉजिटेड 10 लाख फॉर 5 years टर्म डिपॉजिट, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है सर 7%। तो सर 10 लाख का 7% कितना हो जाएगा सर, कितना? 70,000 इंटू, कब से? अप्रैल हटा दो, मई हटा दो, जून हटा दो, 3 महीने हटा दो सर, 9 months का इंटरेस्ट सर करना पड़ेगा 52,500। तो ये एफडी का इंटरेस्ट है सर 52,500। अब आपको मैं एक मस्त वाली बात बताऊं, यहाँ डिडक्शन ले लो सर, डिडक्शन आ जाएगी। एक तो ATTTB सर 50,000 इंटरेस्ट का मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा ATC 1,50,000। ये क्लिक नहीं करता स्टूडेंट को 1,50,000 ATC में, क्योंकि टर्म डिपॉजिट है, एफडी किया है, 5 years के लिए किया है, बैंक के साथ किया है, तो हम ATC में 1,50,000 हम क्लेम कर सकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन का यही एक टफ पॉइंट है, इसके अलावा मुझे तो ऐसा कोई पॉइंट इसमें टफ लगा नहीं था सर, ठीक है। तो ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है, कितनी आएगी सर, 8,16,000 प्लस 15,000 प्लस 52,500, ये आ रहा है सर 88,3500 माइनस 2 लाख रुपीज, ये आ जाएगा सर 68, गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैं, 683500। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? प्लस माइनस में गड़बड़ तो नहीं है? 8,64,000, 8,64,000 माइनस 50,000, अरे यार 8,64,000 माइनस 50,000, ये 8,14,000 प्लस 15,000 प्लस 52,500 माइनस 2 लाख रुपीज, ये आ रहा है 68,1500, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, टैक्स ही तो निकालना बचेगा सर, इस पे टैक्स निकालना है। और इस पे टैक्स निकालने जाओगे तो ध्यान रखना इसकी एज 86 ईयर्स है, नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा है, तो पहले 5 लाख तक तो निल है, ठीक है। नेक्स्ट बैलेंस पे 20%, तो हटा लो 5 लाख, बैलेंस पे 20%, ये आ रहा है प्लस 4%, प्लस 4% ऐड करके प्लस 4%, ये आ रहा है 37752। आप इसको राउंड फिगर कर सकते हो 37750। ये सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट मैट में है, क्वेश्चन नंबर में कोई याद नहीं है, बट सेम क्वेश्चन है TDS TCS में, इंस्टीट्यूट मैट में, वहाँ 72 के बदले 75 है मेरे ख्याल से, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा यार, बहुत सिमिलर क्वेश्चन था। आओ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है सर। मिस्टर आदित्य ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस, पहले नीचे आके पढ़ लो, हमसे चाहता क्या, बहुत ज्यादा कुछ चाहता है। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोल रहा है, इग्नोरिंग 115 BAC, ठीक है। आओ, मिस्टर आदित्य ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। अच्छा, तीनों में हायर लोअर, हायर तो हम खेल सकते हैं सर, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में विच एवर इज हायर, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर, तो मेरी एक्सपेक्टेड रेंट आ गई 1,70,000। इसके बाद आगे देख लेंगे सर। द हाउस हैज टू इंडिपेंडेंट यूनिट 1 25% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशन, एंड यूनिट 2 है जो लेट आउट है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एट अ मंथली रेंट ऑफ 8,500। तो आओ सर निकालते हैं हाउस 2 का एक्सपेक्टेड रेंट। सर वो 1,70,000 पूरे घर का है, इसका 75% करो। अबे ये कैसे हो गया, 1,70,000 पूरे घर का है, इसका 75% करो, ये आ रहा है 127500। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है सर 8,500 इंटू 12, ये आ रहा है सर 1,02,000। पहले तो एक स्टूडेंट को ये क्लिक करना चाहिए कि ये कहानी भी है, एक स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे ना पहुंचे नहीं पता। फिर उसके बाद आएगा GAV, दोनों में विच एवर इज हायर देखते हैं, हायर कितना है सर 127,500, क्योंकि कोई वैकेंसी का केस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, बाकी तो हम पढ़ते हैं, मैं तो अभी तक इतना ही क्वेश्चन पढ़ा था। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ 8% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू, तो म्युनिसिपल वैल्यू 1,60,000,
इसका 8% निकाल लेते हैं। 1,60,000, इसका 8% 12,800 सर। ठीक है, एक मिनट ध्यान रखे आराम से। इसका 75%, क्योंकि लेट आउट वाला है ना सर, प्रोफेशन वाला तो अलग है ना सर। ये यूनिट 1 जो है वो प्रोफेशन वालों की है, ठीक है, वो अलग है, उसका म्युनिसिपल टैक्स अलग होगा सर। ठीक है, तो ये इसका 75%, ये आ रहा है 9,600। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा। और म्युनिसिपल टैक्स वॉज पेड बाय मिस्टर आदित्य ना, ओनर नहीं पे किया, माइनस किया। यहाँ प्रोफेशन के केस में 3,200 का म्युनिसिपल टैक्स है। ठीक है, he made the following payments in respect of the house property during the previous year दिया हुआ सर। लाइट एंड वाटर चार्जेस सर, ये IHP में तो नहीं आता, तो IHP में मैं चाहूँ तो 1,275,000 माइनस 9,600 कर सकता हूँ, तो ये 1,17,900 NAV आ गया, माइनस 30%, इसका 30% 3,5,370 आ गया, माइनस इंटरेस्ट यही आ सकता है अब यहाँ पर। हाँ, लाइट एंड वाटर चार्जेस जो है 2,000, ये 25% यहाँ और 75% यहाँ। इसका 25% सर 500 रुपये। लाइट एंड वाटर चार्जेस 500 यहाँ। रिपेयर ले लो सर 1,45,000, इसका 25% सर 3,6,250। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये यहाँ पर एक स्टूडेंट से गड़बड़ हो सकती है सर, ध्यान देना सर, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है। अब रिपेयर देखता है एक स्टूडेंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 30,000 सोचता है, गलत नहीं है, बट वो 30,000 आपको तब सोचना होता है जब वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। यहाँ प्रॉपर्टी कहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक तो प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है और एक लेट आउट है, तो उस केस में वो जो 30,000 वाली लिमिट आप अप्लाई करते हो वो नहीं करना। तो इसका 25% इंटरेस्ट 36,000, इसका 25% सर 9,000 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 27,000। और पढ़ लेते क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या। देखो, मिस्टर आदित्य has taken a loan of 5 lakh rupees on July 2020 for the construction of the above house property. The construction was completed on 30 June 2023. एकदम सिंपल, ध्यान देना, हड़बड़ाना नहीं। डेट ऑफ बोरिंग सर 20 नहीं है, जुलाई है सर, जुलाई 2020 सर। ठीक है, डेट ऑफ कंप्लीशन कितना है सर, आपका दिया हुआ है 30 जून है सर। ठीक है, और कुछ नहीं, आगे देखो। ही पेड एन इंटरेस्ट ऑन लोन 5%, 12% है सर, तो लोन कितने का है 5 लाख, इस पे ये 12% पे करते हैं। क्लियर, ठीक है। नो रिपेमेंट ऑफ लोन हैज बीन मेड सो फार, रिपेमेंट कुछ किया ही नहीं है, वेरी नाइस। तो प्री पोस्ट निकालना होगा, कैसे निकालेंगे देखो सर, बोरोइंग इस दिन है, कंप्लीशन इस दिन है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका सिखाया सर। किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 23-24, इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या है सर 22-23। सर इसकी लास्ट डेट क्या है सर 31 मार्च 23। तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी इंटरेस्ट होगा वो प्री का होगा। कितने हो गए सर, अप्रैल मई जून, ये अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 33 मंथ्स आएगा सर। तो सर हमारा 5 लाख इंटू 12%, ये तो 1 साल का होता है, हमें तो 33 मंथ्स का चाहिए सर। समझ रहे हो मेरी बात, पहले तो आप ये समझो कि ये इंटरेस्ट ऐसे होगा 5 लाख इंटू 12%, ये 1 साल का हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, हमें तो डिवाइडेड बाय 12, हमें तो 33 मंथ्स का चाहिए, तो ये आ रहा है 1,65,000। अब प्री का जो इंटरेस्ट हमने निकाला है, पहली बात तो ये 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, डिवाइडेड बाय 5, 33,000। सर कब से मिलना चालू होता है, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, कब से मिलना चालू होगा
सर जब से हमारा प्री का टाइम पीरियड ये खत्म हुआ था, यहाँ का प्री का टाइम पीरियड, उसके बाद जैसे ही पोस्ट का स्टार्ट होता है हमें मिलना चालू हो जाएगा सर। 1/4/2023 से 5 साल आप ऐड कर लो सर, यहाँ से 5 साल, तो सर ये जाएगा हमारा 31 मार्च 2028 तक। तो हमारे प्रीवियस ईयर में तो प्री का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो प्री का इंटरेस्ट हो गया 33,000 प्लस हमने कोई अभी तक रीपेमेंट नहीं किया, तो 5 लाख का 12% कितना है सर, 60,000। ये पोस्ट का इंटरेस्ट है, तो सर 33 प्लस 60 ये आ जाएगा 93,000 का इंटरेस्ट सर। समझ आया ये कैसे हुआ? ये दोनों को ऐड किया सर, ये प्री का था, ये पोस्ट का था, करेंट ईयर का इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने कोई रीपेमेंट किया ही नहीं है सर, तो करेंट ईयर में तो इंटरेस्ट पे करूंगा ना सर। तो 93 प्लस 27 1,20,000 टोटल इंटरेस्ट जो हमने पे किया है। ये समझ आया? इंटरेस्ट की कहानी समझ आई सर? क्लियर हुआ? अब ये 99% स्टूडेंट की मिस्टेक हो गई, गलती। किसी को कुछ क्लिक किया कि नहीं किया, मेरे को आप ये बताओ। नहीं किया होगा, मैं बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनना कैसे सोचना होता है सर। आपके दिमाग में ऐसे आना चाहिए सर, जब आप ये इंटरेस्ट पहले ले रहे थे तो ये 27,000 भी तो 75% लिए थे, तो सर यहाँ पर 93,000 पूरा कैसे ले लिए? ये हुई ना बात, ऐसे दिमाग चलना चाहिए सर। 93,000 का भी तो आपको 75% ही लेना चाहिए। ये हुई ना बात, ऐसे परफेक्टली सोचो। तो सर यहां पर 93,000 का 75%, 93,000 इसका 75% ये आ जाएगा 69,750। ये मैंने क्या किया सर, 93,000 था, उसका 75% लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। प्लस 27,000 करोगे तो टोटल इंटरेस्ट 96,750 आ जाएगा। समझ आई कहानी? समझ आई कहानी? समझ आई कहानी? बहुत प्यारा। बहुत लोगों से, स्टूडेंट से मिस्टेक होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंटरेस्ट में बहुत गलतियां करेंगे स्टूडेंट, बहुत गलतियां। और जो ध्यान से मेरी बातें सुना होगा, मेरे साथ बैठ के लिखा होगा, वो गड़बड़ नहीं करेगा सर, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट फिर ऐसे भी दिमाग दौड़ा सकता था सर, 93,000 इसका 25% भी तो है सर, तो एक काम करो यहाँ पर वो भी लिख लो सर, 25% वाला सर 23,250। मैं बोला ऐसे साथ साथ सब चीजें करो, कभी गलती नहीं होती। आप क्या करते हो, एक टाइम पे एक चीज संभालने की कोशिश करते हो टैक्स के पेपर में, ये नहीं होता सर। सब चीजें आपस में कनेक्टेड है, आपको आपका दिमाग हर तरफ दौड़ाना होगा। अगर आप दौड़ाओगे तभी आंसर सही आएंगे सर, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, फाइनली मेरे हिसाब से और कुछ बचा है क्वेश्चन में पढ़ानी में, ये है दिया हुआ। इनकम ऑफ मिस्टर आदित्य फ्रॉम हिज प्रोफेशन अमाउंटेड टू ₹8 लाख ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, विदाउट डेबिटिंग हाउस रेंट, अदर इंसिडेंटल एक्सपेंस इंक्लूडिंग एडमिसेबल डेप्रिसिएशन, कुछ भी माइनस नहीं किया है। तो इसकी इनकम दी हुई है आपको, इनकम दी हुई है 8 लाख रुपए, ठीक, और डेप्रिसिएशन भी है सर 8,000 रुपए का, जो इसने माइनस नहीं किया है। बाकी सब खर्चे भी माइनस ही करना है हमें। चलो, तो अब अपन निकाल लें आईएचपी की इनकम, फिर पीजीपी की भी निकाल लेंगे। -30% -96,750। सर ये तो आईएचपी के केस में क्या आ जाएगा सर? आईएचपी के केस में क्या लॉस आ रहा है? हाँ सर, 14,220 ये लॉस है सर। और पीजीपी में इनकम आएगी हमारी, देखो कितनी इनकम आएगी बताओ, 8 लाख -8,000 -3,200 -500 -36,250। ऐसे कोई सॉल्व करके आपको करवाएगा नहीं सर एमटीपी। मैं जो आपको इतनी मेहनत से करा रहा हूँ, प्लीज इसका फायदा उठाया करो, आप लोग भी किया करो मेरे साथ। सर सिर्फ मैं करूंगा तो कोई फायदा ही नहीं है सर, मेरे को तो याद हो गया सब, ये सब क्वेश्चंस याद हो गए, फिगर के साथ याद हो गए, फिगर भी चेंज नहीं हो रही आजकल तो। 719800 सर, ठीक। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है मैंने? कुछ एक गड़बड़ हो गई है। ओह हो, एक गड़बड़ हो गई है इंटरेस्ट में, एक गड़बड़ हो गई है इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट में एक गड़बड़ हो गई है। यहाँ 23,250 नहीं आएगा,
यहां पर जो इंटरेस्ट आएगा वो ये था कि सर आप प्री का जो इंटरेस्ट है वो प्री का इंटरेस्ट सिर्फ आईएचपी में क्लेम कर सकते हो। ये जो पोस्ट का इंटरेस्ट है 60,000, इसी का 25% यहाँ क्लेम कर सकते हो। प्री का इंटरेस्ट अपन पीजीपी में क्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आईएचपी में क्लेम कर सकते हैं। पोस्ट का इंटरेस्ट आप पीजीपी में क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर एक फिगर में अपन ने गड़बड़ कर दी, तो मैं भी इसको करेक्शन कर लूँ ना। करेक्ट करते हैं, ये 15,000 होगा, ठीक है, करेक्ट। तो ये हमारा आ जाएगा 728, इसको मिटा दूं, ये आ जाएगा सर 728,050। समझ आया? ये एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, मैंने वो 96750 पूरा ही ले लिया था, ठीक है, पूरा ही ले लिया था, उसमें ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें प्री वाला भी है। तो प्री वाला आप पीजीपी में नहीं ले जा सकते, प्री वाला सिर्फ आप आईएचपी में क्लेम कर सकते हो। जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है उसी को आप पीजीपी में क्लेम कर सकते हो सर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगला एक बहुत प्यारा और खूबसूरत पॉइंट मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और मैं चेक करूंगा कितने स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि सर पीजीपी में इनकम है और आईएचपी में लॉस है, आपस में एडजस्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके, ठीक है। मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट का, पता चले कितने लोग ध्यान से देख रहे हैं वीडियो, नहीं देख रहे हैं सर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है सर, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एंड टैक्स ट्रीटमेंट विद मेंशन ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। अच्छा कुछ होगा ऐसा, देखते हैं। मिस्टर अर्जुन, a resident individual age 58 years, sell unlisted share in a private company on 17 May 2025 for 10 lakh. The shares are brought on 1/8/2012. पहली बात तो ये unlisted है, nice. For a consideration of 2 lakh, अर्जुन paid 2,000 as brokerage. ठीक है, तो 10 lakh सॉरी माइनस 2,000, 9,98,000, कॉस्ट कितनी है सर, 2 लाख रुपीज। सर इंडेक्सेशन नहीं होगा, ओ मेरे भाया, 23 जुलाई 2024 के बाद सर सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के केस में टैक्स निकालते टाइम वो ऑप्शन होता है, बाकी किसी केस में नहीं है। ये कैपिटल गेन आ गया आपका, लो भाई, आपसे पहला आंसर पूछा था कैपिटल गेन 7,98,000। Mr. Arjun deposited 5 lakh in CGS account on 15/6/2026 before filing the return of income for the assessment year. ठीक है। On 30th April 2027, he withdraw 4,50,000 for the purchasing a residential house property. ये residential house property purchase करना चाहता है, उसके लिए उसने 4,50,000 विड्रॉ किया, इसीलिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सर। पहले तो सर आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर कुछ भी बेच के अगर आप घर के लिए जा रहे हो तो सेक्शन 54F पिक्चर में आता है। 54F में ना कैपिटल गेन एग्जेम्पशन निकालने का तरीका कैसे होता है सर। सर आपका पहले तो 7,98,000 ऐसे नहीं लिखता, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। सर हमारा कितने का कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला, 5 लाख डाला सर, इनटू सर हमारा कैपिटल गेन कितना आया था 7,98,000। सर नेट सेल कंसिडरेशन कितनी है 9,98,000, इतना ही हमारा एग्जेम्पशन होगा। तो 7,98,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 5 लाख, ये बापरे फिगर ही क्या आ रहा है, 3,99,800, इतने की एग्जेम्पशन मिलेगी। ये आपको 54F का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, सिंपल है सर, एकदम सिंपल है, सिंपल। कितना कैपिटल गेन है, ठीक है, कितना कैपिटल गेन है इनटू कितने का आपने नया घर खरीदा है या सीजीएस अकाउंट में पैसा डाला है, अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, एकदम सिंपल, ठीक है। कई स्टूडेंट इसको यहां भी लिख सकते हैं और इसको यहां भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, सेम होता है चीज, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। अब प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो माइनस कर लोगे, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं सर, इसको माइनस कर लो 7,98,000 से, ये आ जाएगा सर 39,8200, ये आ गया आपका। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, आपसे ये जो सेकंड वाला पार्ट पूछा, दिस इज वेरी नाइस, सेक्सी है सर। अब इसमें ये बोला है सर जो अनयूटिलाइज अमाउंट है उसका क्या ट्रीटमेंट, सर क्यों, देखो भाई आपने कितना पैसा डाला था 5 लाख,
आपने अनयूटिलाइज कितना किया 50,000। वो आपसे यही जानना चाह रहे हैं ये जो 50,000 आपने यूटिलाइज नहीं किया है उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे आप। मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने तो एग्जामेशन पूरी 5 लाख के हिसाब से ले ली थी, बट एग्जामेशन मुझे कितने के हिसाब से लेनी चाहिए थी 4,50,000 के हिसाब से। तो भाई देखो 50,000 इंटू 7,98,000 डिवाइडेड बाय 998,000, ये कितना आएगा 50,000 इंटू 7,98,000 डिवाइडेड बाय 998,000, ये आ जाएगा सर 3,99,80। इतनी की एग्जिम्पशन आपकी विड्रॉ हो जाएगी और इतनी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी क्योंकि आपने 50,000 को अनयूटिलाइज किया है। उस अनयूटिलाइज में जितना कैपिटल गेन आपका पहले एग्जेम्प्ट हुआ था अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आया? क्या बोला समझ आया? एकदम सिंपल सर, आपने पूरा 5 लाख एग्जेम्पशन क्लेम किया, 50,000 उसमें जो मिला हुआ था वो भी एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया, बट आपने 50,000 को यूटिलाइज नहीं किया। तो जो 50,000 में रिस्पेक्टिव कैपिटल गेन आपने पहले एग्जेम्प्ट क्लेम किया था अब वो कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा सर। आपने इस 50,000 में इतना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट क्लेम किया था, अब यही टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि आपने यूटिलाइज नहीं किया है 50,000। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? ठीक है। चलो मेरे ख्याल से ये 4th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इनकम टैक्स वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो ध्यान दो, 4th वाला पहले नीचे आके पढ़ो, हमसे चाहता क्या है देखो। कंप्यूट Kiran's total income under the default tax regime under section 115 BC for the assessment year 26-27, assuming Kiran's income is higher than her husband। चलो हस्बैंड से ज्यादा पैसा कमा रही है, लो भाई। चलो तो आओ साथ साथ ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सर भाई किरण है, उसकी एज 50 ईयर्स, फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। सैलरी दी हुई है 2,75,000। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोविजन ही तो चल रहे ना, 9,115 BSc से चल रहे। ओ भाई साहब, तो माइनस करो 75,000, तो इसकी सैलरी की इनकम कितनी हो गई सर 2 लाख रुपीज। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है सर 2,85,000। ठीक है, ये तो लॉस है, बट याद रखना 115 BSc ऑप्ट किए हैं सर। IHP का लॉस IHP से ही एडजस्ट होगा, दूसरे से एडजस्ट नहीं होगा, और कैरी फॉरवर्ड मत कर देना। ठीक है, देखते। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, हो भाई साहब ये मिलता ही नहीं है सर, 24B नहीं मिलता, नहीं मिलता सर, क्योंकि हम 115 BSc ऑप्ट किए। ठीक है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्लांट फ्रॉम रबर प्रोडक्ट फ्रॉम रबर प्लांट, सर इसका ना 35% हमारी बिजनेस इनकम होती है, 65% एग्रीकल्चर इनकम। तो 2 लाख का 35% बिजनेस इनकम, 70,000 बिजनेस इनकम। फिर रिटेल बिजनेस की इनकम दी हुई है 1,20,000। होलसेल बिजनेस से लॉस है सर, हम एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये एडजस्ट कर लेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है सर, इसका बाद में ट्रीटमेंट होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड कभी पहले ट्रीट नहीं किया जाता है सर। ठीक है, लास्ट में करते हैं। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ABC लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, सर क्या ये नॉर्मली IUS में टैक्सेबल है? हाँ सर, बट इसको डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कर देना क्योंकि TDS कट गया है, तो 13,500 15,000 आएगा यार। ठीक है, IUS की इनकम है सर। ठीक, उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है सर। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर दिया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, बेसिकली लॉस है, तो क्या ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे? हाँ सर एडजस्ट हो जाएंगे। सेट ऑन सेट ऑफ का नियम याद रखना, पहले इंटर सोर्स फिर इंटर हेड फिर ब्रॉड फॉरवर्ड, पहले इंटर सोर्स इंटर हेड फिर ब्रॉड फॉरवर्ड, याद रखना। लॉटरी की इनकम ये तो कहीं एडजस्ट होती नहीं है, बाहर ही लेके चलो। कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF छोड़ दो सर, हम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से चल रहे हैं, 115 BSc से चल रहे हैं। इनकम ऑफ माइनर सन राजू फ्रॉम स्पेशल टैलेंट, ये क्लब नहीं होता। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव बाय राजू ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ स्पेशल टैलेंट, ये क्लब हो जाएगा सर, ये क्लब हो जाएगा, बट हमें सर 1032 की 1500 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी सर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर?
तो बचा क्या क्वेश्चन में फिर? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ही तो बचा है सर। तो हमारे पास बिजनेस में इनकम कितनी बची है देखो, 1,20,000 प्लस 70,000 माइनस 1,00,000, तो 90,000 की इनकम बची सर। तो आप 90,000 का ही लॉस एडजस्ट कर पाएंगे। तो बिजनेस में तो इनकम आ ही नहीं रही है, सैलरी में आ रही है। देखो भाई, ये मेरा पहला सैलरी की इनकम, ठीक है। दूसरा मेरा आईएचपी का लॉस। आईएचपी का लॉस तो मैंने कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर सकता इसका, दूसरे हेड में ले जाके एडजस्ट नहीं कर सकता, कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकता, छोड़ दो। डिविडेंड इनकम दूसरी दिख रही है मेरे को। नेक्स्ट कैपिटल गेन, कैपिटल गेन की इनकम तीसरी दिख रही है सर। विनिंग फ्रॉम लॉटरी चौथी इनकम दिखी सर, और ये पांचवी। और कुछ तो दिखा नहीं, चलो ऐड कर लेते हैं। 2,00,000 प्लस 15,000 प्लस 90,000 प्लस 45,000 प्लस 10,000, ये आ रहा है मेरा टोटल 3,60,000। सर इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको उसमें कराए हैं प्रैक्टिस बैच में, इससे तो बहुत हाई लेवल का कराया, ये तो बहुत इजी था। इसमें मेरे हिसाब से कोई पॉइंट पे डाउट नहीं आना चाहिए। एक आईएचपी को लेके अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो हो सकता है, बाकी तो ऐसा कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो सर, ऑसम लिमिटेड फाइल रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 15 दिसंबर। ठीक है, लेट हो गया सर, बिलेटेड रिटर्न है। द अकाउंटेंट ऑफ द ऑसम लिमिटेड रियलाइज दैट ही हैज फॉरगॉटन टू क्लेम अ जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख। ही वांट टू फाइल अ रिवाइज रिटर्न टू क्लेम सच एक्सपेंडिचर। 2 जनवरी को इसको रियलाइज हुआ, पागल है क्या? 15 दिसंबर सर, लास्ट बिलेटेड की भी ये डेट है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वो पागल है, अकाउंटेंट पागल है। महेश, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 45 years, earned a salary income of 2 crore। ठीक है। He also earned dividend from unlisted shares amounted to ₹4 lakh। क्या वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू फाइल कर सकता है? हाँ सर। ना इसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, ना ये कंपनी है, बिल्कुल फाइल कर सकता है सर। स्पेसिफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन विच कोटिंग ऑफ आधार नंबर इज मैंडेटरी। सर ये थ्योरी क्वेश्चन ही आप रीड कर सकते हैं। ये हमने इनकम टैक्स वाला पार्ट कंप्लीट किया। आओ जीएसटी वाला पार्ट भी करेंगे। जीएसटी में पहले केस सिनेरियो कर लेते हैं और नीचे आके पढ़े क्वेश्चंस क्या क्या है। देखो क्या बोल रहा है, देखो इन रिस्पेक्ट ऑफ द आईफोन परचेज बाय वेणुगोपाल इन अप्रैल, प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहा है। ठीक है भाई। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बाय वेणुगोपाल फॉर द मंथ ऑफ जून बोल रहा है सर। Amount of ITC that can be availed by Venugopal for the month of June, including RCM transactions, if any, will be। ठीक है, आईटीसी वाली कहानी देख लेंगे। इन रिलेशन ऑफ अ गुड्स रिटर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त, वेणुगोपाल शेल इशू। गुड्स रिटर्न हुए, अगर मैं ना भी पढ़ूं तो भी मुझे पता है क्रेडिट नोट, बट पढ़ लेंगे, ऊपर पढ़ लेंगे। बस इतने ही क्वेश्चन थे ना। आओ केस सिनेरियो देखते हैं। 50 केस सिनेरियोस डाल के रखा हूं मैं जीएसटी के, और इनकम टैक्स के 30। अगर आप देख रहे हो तो ये सब बहुत चिल्लर है, बहुत अच्छे लेवल के केस सिनेरियोस डाल के रखा हूं। ये उसी का कॉपी है, सेम है, सेम सेम। मेरे को तो याद है ना सर। वेणुगोपाल ऑफ केरला, अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग कॉस्मेटिक आइटम विद इन केरला। In April, he ordered an iPhone for his son studying in Pune, Maharashtra, through an e-commerce operator. He gave his Kerala address for billing and his son's hostel address in Maharashtra. सर हम पढ़ के आए इससे रिलेटेड सर्कुलर, जहां पर बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी से ये बताया गया है कि सर जो डिलीवरी एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, हमें बिलिंग एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। तो डिलीवरी एड्रेस क्या है? महाराष्ट्र। पहला आंसर मिल गया। आओ, The supplier located in Delhi, तो नाचू। देखो, his aggregate turnover exceed the applicable threshold limit of 40 lakh in the month of May. He applied for registration under GST in the name of Venugopal and Company, a proprietor concern, and got registered in the state of Kerala in the month of May. ठीक है। During the month of June, अब जून की कहानी, he supplied stock valued at 1,50,000 to an unregistered buyer in Kerala. Out of the said stock, said supply, stock value 50,000 was returned। मैंने सप्लाई किया, सामने वाले ने रिटर्न किया, मैं उसे पैसे दे दूंगा वापस, तो क्या होगा? क्रेडिट नोट। ये नीचे था ना एक क्रेडिट नोट वाला, ये देखो, ये रहा, ये देख
क्रेडिट नोट वाला मिल गया ना सर, ठीक है। वॉज रिटर्न टू वेणुगोपाल इन द मंथ ऑफ अगस्त, चेक। हमसे आउटवर्ड सप्लाई भी पूछा है, तो ये आउटवर्ड सप्लाई हो गया हमारा, वेणुगोपाल का ये आउटवर्ड सप्लाई पहला मिल गया। इस ओल्ड एग्रीकल्चर लैंड आता ही नहीं है सर, नहीं आता, शेड्यूल 3 में आता है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। Venugopal paid 10,000 towards rent to local municipal corporation for the shop taken on rent at a bus terminal in Kerala. Oh भाई साहब, supply of renting of immovable property services of supply of services of renting of immovable property by central government, state government, local authority to a registered person. RCM अप्लाई होता है धोंदू, तो इसमें RCM अप्लाई होगा। रेट ऑफ GST दिया हुआ है क्या? हाँ ये रहा 9918, तो सर उसमें भी 9918 कर लो तो 9% हो जाएगा। आओ सर, ये रहा सर, आपसे पूछा था, आगे बढ़ते। He has paid a 20,000 as a rent of 20,000 for a residential house property taken for rent in Kerala, ठीक है। This property was used for his personal residence, ठीक है। फर्म के नाम पे नहीं है, पर्सनल नाम पे लिया है, ठीक है। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि प्रोप्राइटर फर्म के नाम पे, तो उस केस में ये एग्जेम्प्ट। तो आउटवर्ड सप्लाई तो 1,50,000 बस दिख रहा है सर हमको, ले लो भाई 1,50,000। और कोई क्वेश्चन? ट्रांजेक्शन सिंपल इजी था यार, इससे टफ तो मैं 50 केस सिनेरियो में करवाया हूं, प्लीज जाके देखना, सीरियसली देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें। देखो नेक्स्ट, द ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस पूछ रहा है, इन द वैल्यू ऑफ सच इनवॉइस फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट, देखना पड़ेगा ऊपर। कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द गुड सप्लाइड टू केरला टू मिस्टर असीम इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई-वे बिल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू द न्यू वेयर हाउस टेकन ऑन रेंट बाय द फर्म, ठीक है। उसके बाद तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अलग हो गया, ठीक है। देखो, Ganesh and Son, a partnership firm registered under GST, is engaged in the sale of both taxable and exempted goods and services in Bhubaneswar, Odisha, ठीक है। On 20th March 2025, it entered into a contract of providing painting services to one of its clients for his office. The value of the whole contract was pre-decided at 2 lakh. The due date of completion of contract was estimated to be 24/2025. However, due to some dispute with the client, painting was stopped abruptly, मतलब कुछ समय के लिए रोक दिया गया। ऑन 31 मार्च 2025 ओनली 60% ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड, पूरा काम खत्म ही नहीं हुआ था। इस केस में हमने एक बात सीख के आई थी, अगर आप मेरा नोट्स देखोगे ना तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, इन केस ऑफ सीजेशन ऑफ सर्विस ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विल बी द डेट ऑन विच सच सर्विस सीजेस, मेरी बुक में दिया हुआ है ये। तो सर किस दिन सर्विस सीज की गई? 31 मार्च 2025 को कितना परसेंट? 60%, तो 2 लाख का 60% कितना हुआ? 1,20,000। लो, पहला आंसर तो मिला। नेक्स्ट, Ganesh and Son receives a new order from Asim of Kerala on 25/4/2025 for supply constituting both taxable and exempted goods. He sold goods amounted to rupees 55,000 excluding GST, out of which goods worth 10,000 was exempt. Sir, देखो देखो देखो, the value of exempted goods is separately mentioned in the invoice and the both goods are independent to each other. Applicable rate of GST 18% है, सिंगल बिल बनाया है exempted और taxable goods के लिए। आपसे जानना चाहता है ई-वे बिल की कहानी है कि नहीं, तो हमने तो बचपन में सिखाया था इस आदमी को, ये बार बार भूल जाता है। exempted को हटा दो, बचा 45,000, प्लस कर लो 18% GST, रट गया है ये। करो मेरे साथ केस सिनेरियो, 50 जो करवाया हूं वही के क्वेश्चन है भैया। क्या ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट? हाँ। कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी है? 53,100। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फर्दर द फर्म टुक ऑन रेंट अ न्यू वेयर हाउस नियर इट्स फैक्ट्री इन भुवनेश्वर फॉर स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ द गुड्स। एक मिनट, ये कहाँ का है? ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा का है। और वेयर हाउस कहाँ पर लिया है सर? भुवनेश्वर में ही लिया है सर। The goods are being dispatched between the factory and the warehouse in a non-motorized cart. Okay. The value of such goods transported in a single trip is 5 lakh. आपसे ये जानना चाहता था नीचे वाले क्वेश्चन में कि वेयर हाउस को रजिस्टर करना पड़ेगा कि नहीं। भैया दोनों सेम स्टेट के अंदर है, क्यों सेपरेट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं? करना चाहो कर लो,
बट रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम जीएसटी नंबर से भी काम हो सकता है क्योंकि एक स्टेट के अंदर ही बैठे हैं सर। और नेक्स्ट देखो, रमेश वॉज अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर जीएसटी एंड वॉज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1). किसी को याद है ये GSTR3B फाइल करने का सेक्शन। His GST registration was cancelled on 10th July and the cancellation order was issued on 25th July sir। अच्छा, डेट ऑफ कैंसलेशन, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन दोनों में विचएवर इज लेटर कौन सी, 25 जुलाई। इससे 3 महीना ऐड कर लो सर फाइनल रिटर्न फाइल करने का टाइम पीरियड। तो जुलाई हो गया ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 25 ऑफ अक्टूबर सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। आओ भाई जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी देखते हैं, मजा आएगा यार। इजी क्वेश्चन है यार, ये इससे ज्यादा लेवल तो मैं प्रैक्टिस बैच में बहुत करा चुका हूँ, इससे बहुत हाई लेवल करवा चुका हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय बीएसएम प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है भाई, नेट जीएसटी पेबल निकालने बोला है और नीचे कुछ बातें भी बताया सर। जीएसटी के रेट्स बताया गुड्स एंड सर्विसेज के, ऑल इन्फॉर्मेशन आईटीसी के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड है, ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लायर इंट्रा स्टेट लो, प्लेस ऑफ सप्लाई की तो लड़ाई नहीं है। मतलब इंस्टीट्यूट को एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देना चाहिए, ऐसे दो ना, फिर देखो बच्चे कैसे पास नहीं होते, रैंक लाएंगे रैंक। ठीक है, एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज स्टेटेड, ऑल अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। चलो आओ, बाकी ये दो तो ट्रांजेक्शन है, इसका ट्रीटमेंट हम ऊपर देख के समझेंगे सर। आओ, अगर आप बोलो तो मैं यहीं पर इसका ट्रीटमेंट लिख के समझा सकता हूँ सर, अलग से पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन विश्वास करो, इससे ज्यादा मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा चुका हूँ। आईजीएसटी तो लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि आईजीएसटी कहीं आने वाला भी नहीं है। सी और एस ही बस लिख देता हूँ, सी एंड एस, यहाँ लिख लेता हूँ आउटवर्ड। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट सर मैंने ना आरटीपी में भी फॉर्मेट सिखाया है, फर्स्ट एमटीपी में भी फॉर्मेट सिखाया है। ये मैं इसलिए ऐसे लेके चल रहा हूँ सर क्योंकि बहुत बार मैंने आपको फॉर्मेट अच्छे से सिखा चुका है, अब ट्रीटमेंट सीखो समझो। BSM Private Limited, a registered person in Udaipur, Rajasthan, engaged in various lines of business, provide the following details regarding the transaction undertook in the month of March। रजिस्टर्ड है, कंपनी है उदयपुर राजस्थान की। ठीक, एडवांस रिसीव फ्रॉम मिस्टर शांतनु फॉर द बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज टू बी सप्लाइड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सर्विसेज के केस में एडवांस जो मिलता है उस पे जीएसटी लगता है, गुड्स पे नहीं लगता, सर्विसेज पे लगता है। तो ये वैल्यू आ गई सर 2 लाख और रेट है 99% ना, 18,000। ये क्लियर। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड कमीशन सर्विसेज। एक मिनट रुको, बहुत प्यारा पॉइंट है, घूम जाओगे। प्रोवाइडेड कमीशन सर्विसेज अंडर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। आदमी यहां तक पढ़ा ना, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर एग्जेम्प्ट, सर एग्जेम्प्ट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट एग्जेम्प्ट। भाई साहब यहाँ पढ़ो तो मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है टैक्सेबल, और ये कमीशनिंग सर्विसेज है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज नहीं है मेरे भाया, खेल दिया है लैंग्वेज में। कमीशन सर्विसेज टैक्सेबल है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इन रिलेशन टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदर देन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एग्जेम्प्ट है। भैया ये एग्जेम्प्ट नहीं है। तो ये एडवांस वाली थी, ये कमीशन वाली है, कितनी है 5 लाख, 99% कितना 45,000 और ये भी 45,000। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच इन जोधपुर राजस्थान, ब्रांच हैज द सेम जीएसटी नंबर। ओ भैया कुछ नहीं करना, सेम जीएसटी नंबर है। सर एग्जाम में भी कुछ नहीं करेंगे, पागल। एग्जाम में पहले यहाँ लिखना 1.25 लाख, फिर डैश डैश, फिर रीजन भी लिखना। ये सब चीजें कितने बार सिखा रहा हूं, लिखा करो। वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टू वेरियस अनरिलेटेड पर्सन। मार्केट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 15(1) के हिसाब से चाहिए होती है। तो 5,75,000, गुड्स 5.75 करना पड़ेगा, 5.750 क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद तो इनवर्ट ट्रांजेक्शन्स आ गए सर। चलो तो पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। रिसीव कार रेंटल सर्विसेज फ्रॉम विल प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ही मैं ये देखा मेरा दिमाग क्रिस्टल क्लियर, सप्लायर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर कौन है,
बॉडी कॉर्पोरेट, और अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हो गया तो आरसीएम लग ही नहीं सकता। क्रिस्टल क्लैरिटी है दिमाग में, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी। सर फिर मैं क्या करूंगा? सर अगर उसने मुझसे जीएसटी चार्ज किया होगा तो मैं क्रेडिट लूंगा। एन वाह भाई साहब, अनरजिस्टर्ड कंपनी है। जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसने मुझसे जीएसटी चार्ज ही नहीं किया। जब जीएसटी चार्ज नहीं किया तो मैं क्रेडिट कैसे लूंगा? सर एग्जाम में हम क्या करेंगे, इनवर्ड में लिखेंगे सर कार रेंटल, आप लोग पूरा लिखेंगे कार रेंटल सर्विसेज कितने की है, 1.2 लाख की लिखेंगे और यहाँ डैश डैश करेंगे और रीजन लिख के आएंगे कि हम जिससे ले रहे हैं वो आदमी अनरजिस्टर्ड है, फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होता है, अनरजिस्टर्ड है इसीलिए जीएसटी चार्ज नहीं किया, इसलिए क्रेडिट नहीं लिया। पूरा लिखना, एक भी रीजन छोड़े ना, आई बाय मार्क्स कटेंगे सर, फिर आपकी इच्छा। Intrastate supply of intrastate inward supply of various goods and services used in the course or furtherance of business 7,50,000 goods का goods 7,50,000 करना पड़ेगा सर। 7,50,000 into 9% 67,500 67,500 ये आ गया। और सर्विस भी है सर, सर्विस का कितना है 2,50,000 सर। तो 2,50,000 into 9% 22,500 22,500 और बस आगे देखते हैं। कंपनी पेड 50,000 टू अरुण एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज डायरेक्टर सिटिंग फीस। आ गया आरसीएम, वेट कर रहा था मैं तो इसका कि एक आध तो आरसीएम का पॉइंट है तब तो मजा आएगा सर। तो आरसीएम की कहानी है सर, कंपनी को पे करना है तो यहां लिख लेता हूं सर, आरसीएम की क्रेडिट तो लेगी ना कंपनी 0.50 लाख, तो 50,000 इंटू 9% सर 4,500 सर। ठीक है, मैं वो इंसान हूं, ध्यान दीजिएगा सर, मैं वो इंसान हूं जो जिस चीज का इम्पैक्ट जितनी जगह भगता है ना उसको साथ साथ वहीं वहीं नोट कर लेता हूं, मैं तो वो पसंद करता हूं। तो अब देखो मेरे को इतना तो पता है सर, ये आरसीएम हो गया। इसके बाद सर ध्यान देना सर, इसका टोटल करेंगे अपन, ठीक, इसको अपन ए बोलेंगे, फिर इसका टोटल करेंगे, इसको बी बोलेंगे, फिर हम क्या सीखे थे सर, ए माइनस बी करेंगे, फिर क्रेडिट एडजस्ट करेंगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आरसीएम वाला ऐड कर लेंगे सर। तो 4,500 एंड 4,500 यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, ये 100% श्योर है। मैंने आरसीएम ऊपर क्रेडिट में भी लिखा, नीचे भी लिख दिया, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में बोला था नेट जीएसटी पेबल इन कैश। इन कैश जैसे ही वो बोला था मेरे दिमाग में आ गया था कि आरसीएम तो होगा 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 ही। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं सर, और क्या बच गया। द कंपनी मेड अ डोनेशन ऑफ 4,50,000 टू अ लोकल old age home, a trust not registered under GST, for setting a water cooler at old age home with the name of the company embedded on the water cooler to express their support for the good cause। सर ये लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंपनी का नाम दिए बट मार्केटिंग नहीं किए। अगर मार्केटिंग करते ना सर तो फिर उस केस में टैक्सेबिलिटी की बात आती, ये टैक्सेबल है ही नहीं सर। फिलेंथ्रोपिक पर्पस याद है ना, सर्कुलर पढ़ के आए, फिलेंथ्रोपिक पर्पस होता है तो टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। तो और कुछ तो बचा नहीं, एग्जाम में हम क्या लिख के आएंगे, यस आप ऐसे डोनेशन वाला लिखना पॉइंट और डैश 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 कर देना। ठीक है, चलो टोटल करते हैं, 18,000 प्लस 45,000 प्लस 51750, ये आ रहा है 114750 114750। यहाँ कितना आएगा, कलर चेंज कर दूँ, ये आ रहा है 67,500 प्लस 22,500 प्लस 4,500, ये आ रहा है 94,500 94,500 सर। ठीक है, फिर माइनस कर लो 114750 2250 2250। ठीक, फिर ऐड कर लो ये दोनों को, प्लस 4,500, ये आ जाएगा 24,750 24,750। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। समझ आया, मस्त इजी सा क्वेश्चन, ऐसा ही एग्जाम में दे, हर बच्चा सही करके आएगा, किसी से कोई गलती नहीं होगी। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा, पहले नीचे आके पढ़ो क्या चाहता है।
द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइड बाय अल्फा टेक लिमिटेड टू बीटा टेक लिमिटेड, ठीक है, नोट भी दिया हुआ है। प्राइस ऑफ द मशीनरीज नेट ऑफ द सब्सिडी रिसीव्ड, ठीक है। अल्फा टेक लिमिटेड, a registered supplier, supplies machinery to Beta Limited, registered in the same state. CGST, SGST. It furnishes the following detail in respect of the said supply. Price of the machine दिया हुआ है, पैकिंग चार्जेस ऐड कर लो, सब्सिडी फ्रॉम नव चेतना जागृति ट्रस्ट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। इसका मतलब होता है सर ये जो सब्सिडी है प्राइस में से ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। वैसे तो नीचे नोट भी लिखा था, नहीं तो भी हमें समझना चाहिए। तो प्राइवेट की सब्सिडी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, माइनस नहीं होना चाहिए था, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। फ्रेट चार्जेस वैसे भी ऐड होते हैं। लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, लेट फी हाउएवर दिस चार्जेस आर अल्टीमेटली वेव। सामने वाला ये चार्जेस हमसे वेव कर दिया, वेव कर दिया मतलब हमसे लिया ही नहीं है। अरे जब हमसे नहीं लिया है तो उसको वैल्यू में क्यों ऐड करोगे। डिस्काउंट ऑन द प्राइस ऑफ द मशीनरी 5,50,000 है, इसका 2% 11,000 का डिस्काउंट, ये आप माइनस कर दो तो कर लो कितना आएगा, प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 2,000 और कुछ तो है ही नहीं सर। तो ये आ गया आपका 6,06,000 वैल्यू ऑफ मशीन। यही तो पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि वैल्यू ऑफ मशीन कितना होगा। समझ आया, क्लियर। और नेक्स्ट, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। देखो, मिस्टर संजय विसारिया, अ बैंक मैनेजर, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बरेली इन यूपी टू भोपाल इन मध्य प्रदेश, ठीक है। हिज फैमिली इज स्टेशनड इन कानपुर यूपी। He hires Paridhi Carriers of Lucknow, UP, who are registered under GST in UP to transport his household goods from Kanpur to Bhopal. Sanjay Bansari is not registered under GST. भैया जी अगर ये रजिस्टर्ड ही नहीं है तो हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए क्या पढ़ा था। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के सर्विसेज है तो उस केस में टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां गुड्स हैंड ओवर किया जा रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। अबे पेन कहाँ गई। तो सर गुड्स हैंडओवर कहाँ किया जा रहा है सर, कानपुर, कानपुर से भोपाल भिजवा रहे हैं ना सर। तो सर कानपुर यूपी हमारा क्या हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां गुड्स हैंडओवर किया जा रहा है। सिंपल। नेक्स्ट, मिस्टर सुंदर, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन गुरुग्राम हरियाणा, बुक्स अ टू वे जर्नी। टू वे जर्नी, जाना आना अलग है, जाना आना अलग है, जाना आना अलग है। From New Delhi to Mumbai on 5th December. He departs from New Delhi on 10th December in a late night flight and lands in Mumbai on the next day. He leaves Mumbai on 14th December. जाना आना अलग है, in a morning and then reaches New Delhi on the same day. Place of supply क्या होगा, जाना आना अलग है तो एक बार न्यू दिल्ली, ठीक, दूसरी बार मुंबई। जाने के टाइम न्यू दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई, आने के टाइम मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों अलग अलग। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, Kaipi Engineering Private Limited, registered in Haryana, is engaged in providing maintenance and repair services for heavy steel machinery. For carrying out the repair work, Kaipi Engineering Private Limited send it container truck। अरे यार कितने बार यही सर्कुलर। सर ट्रक के मूवमेंट पे जीएसटी नहीं है, बट ट्रक अगर रिपेयर पर्पस के लिए मूव कर रहा है तो उस केस में इंटरस्टेट मूवमेंट पे सर जीएसटी आ जाता है। सेम क्वेश्चन है यार, इतने बार रिपीटेड इसका सर्कुलर, इस कितने बार यही सेम क्वेश्चन है सर, चेंज भी नहीं कर रहे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ब्लू मून एंड कंपनी डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इन द मंथ ऑफ मार्च विद इन द स्पेसिफाइड ड्यू डेट। रीजन फॉर डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू डिले इन क्लोजर ऑफ, ये पिछली बार आरटीपी का एमटीपी का क्वेश्चन है सर, ठीक है। द जीएसटी कॉमन पोर्टल प्रॉम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ लेट फी। अब इनको लेट फी पे करना है, ये बोलता है भाई क्रेडिट से पे करूंगा, पागल है। क्रेडिट का यूज सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए होता है, लेट फी अगर तेरे को पे करना है तो कैश लेजर से पे कर। और देखो, Goel Electronics, a registered supplier, is supplying all type of electronic appliances in the state of Karnataka. Aggregate turnover in the preceding financial year is 120 lakh. The firm also expects to provide repair and maintenance of such appliances from the current year. ठीक है। Firm wishes to obtain opt for compulsion scheme. क्या ले सकती है compulsion scheme? हाँ। If yes, up to what amount services can be supplied? सर इसका 10% और 5 lakh दोनों में whichever is higher. तो सर 10% कितना आ जाएगा, 12 lakh। इतने तक की सर्विसेज दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, मजा आ जाएगा सर।
ये तो सीधा चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चन पूछ दिया है। ये सब थ्योरी क्वेश्चन है सर, ये सब आप रीड कर सकते हैं, आप रीड करेंगे तो कवर अप हो जाएगा। ये आप लोगों का इनकम टैक्स जीएसटी का MTP2 खत्म हुआ, 1 अपलोडेड है, RTP अपलोडेड, मैराथन अपलोडेड है। टॉप क्वेश्चंस इसके बाद आएंगे। अब सब टॉप क्वेश्चंस और अच्छी अच्छी और बेहतरीन चीजें आने वाली है। इस चैनल पे रहो, अगर एक बार भी इधर उधर हुए तो बहुत बहुत बवाल है। मैंने आप लोगों के लिए टोटल इनकम के 78 एडजस्टमेंट्स, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी के 47 एडजस्टमेंट्स, और पता नहीं कितनी सारी चीजें लेके आई। ये ड्राइव में जाके देखो, ड्राइव में सब है सर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और इस चैनल में प्लीज बने रहना, बहुत सारा प्यार देना, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करना सर, ठीक है। चल, थैंक यू।